गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपको मैं सिखाने वाला हूँ रेडॉक्स रिएक्शन। एनसीईआरटी में 11 से लेकर 12 तक जितनी भी रेडॉक्स रिएक्शन है उन्हें मेरा मकसद है आपको याद कराना, समझाना, क्योंकि उन पर सवाल आना तय है, नीट में भी, जेईई मेंस में भी और एडवांस में भी। तो आइए शुरू करते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स मतलब रिडक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन। वैसे तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की कई डेफिनेशन है, लेकिन मैं ऑक्सीडेशन नंबर की टर्म्स में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को डिफाइन करूंगा। इनफैक्ट मुझे जो रिएक्शन समझानी है वो ऑक्सीडेशन नंबर की टर्म्स में ही सिखानी है। तो आई होप ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सबको आता है, और हम जानते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर अगर किसी एलिमेंट का इंक्रीज करता है तो वहां उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होता है, जबकि अगर किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करता है तो वहां उस एलिमेंट का रिडक्शन होता है। आपको ये भी मालूम होना जरूरी है कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर उस एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। किसी एलिमेंट में जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना ही उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होता है। जैसे कार्बन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +4 तक हो सकता है, जबकि मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम -8 के बराबर होता है। जैसे सल्फर की आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +6 और मिनिमम 6 - 8 यानी कि -2 होगा। नाइट्रोजन का, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +5 और मिनिमम +5 -8 = -3 होगा। ये नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर की क्या होगी, रेंज होगी। ध्यान रहे, जब एलिमेंट किसी कंपाउंड में अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो ऐसा कंपाउंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह बिहेव करता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। क्यों? क्योंकि अगर ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम में है तो ऑक्सीडेशन नंबर एलिमेंट का, क्योंकि वो पहले ही मैक्सिमम में है, किसी भी रिएक्शन में उससे ज्यादा तो होगा नहीं, जब भी होगा उससे कम होगा, यानी उस एलिमेंट का रिडक्शन होगा, और जिसका रिडक्शन होता है वही तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इन द सेम वे, जब यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट मिनिमम होता है तो ऐसा कंपाउंड रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और अगर किसी कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर एलिमेंट का मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है और वो रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास H2S है, तो इसमें सल्फर का मैक्सिमम क्या है, सल्फर का मिनिमम क्या है, सॉरी मैक्सिमम नहीं मिनिमम, सल्फर का मिनिमम क्या है, -2। तो H2S क्या होगा, हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन अगर मैं SO2 की बात करूं तो उसमें ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +4, और ये +4 मैक्सिमम और मिनिमम के क्या है, बीच में है, इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन है सल्फर की, इस पूरी रेंज के कहीं बीच में आ रही है। तो ये सल्फर अपना +4 से बढ़ाकर +6 भी कर सकता है और कम भी कर सकता है। तो SO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और रिड्यूसिंग एजेंट भी है। तो आई होप ये आप समझते होंगे। ठीक है, सवाल आया तो कर देना। तो अगर मैं रेडॉक्स के एग्जाम्पल की बात करूं तो ऑक्सीजन को जब लैब में बनाते हैं तो पोटेशियम क्लोरेट को हीट करके बनाते हैं। यहाँ पर KCl और O2 बनता है, Cl KClO3 में +5 में होता है और प्रोडक्ट में -1 में चला जाता है, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है तो क्लोरीन का यहाँ पर क्या हुआ है, रिडक्शन। ऑक्सीजन -2 में होता है,
और जब प्रोडक्ट बनता है तो जीरो में चला जाता है, यानी कि ऑक्सीजन का क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऐसे ही ये रस्टिंग की रिएक्शन लिखी है मैंने, ये रस्टिंग की इक्वेशन है, इसे आप रस्टिंग बोलो, और रस्टिंग के साथ साथ इसे दूसरा नाम भी दिया जाता है टर्निशिंग। टर्निशिंग ये इक्वेशन रस्टिंग में काम आती है, रस्टिंग ऑफ आयरन या टर्निशिंग ऑफ आयरन। उसमें होता क्या है, आयरन का ऑक्सीडेशन +3 में और ऑक्सीजन का रिडक्शन -2 में। आगे जाइएगा मत, स्किप मत करना वीडियो को, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन की ट्रिक बताना है, वेट कीजिए थोड़ा। हाँ तो आ जाइए, टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन देखते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन में जो पहला टाइप है वो इंट्रामोलिकुलर है। सेम कंपाउंड के अंदर एक एलिमेंट का रिडक्शन होगा और उसी सेम कंपाउंड में दूसरे एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होगा। जैसे ये प्रीवियस एग्जांपल ऑक्सीजन बनाने का लैब मेथड हमने देखा था। दूसरा होता है इंटरमोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन। इसमें दो सब्सटेंस लिए जाते हैं, दोनों सब्सटेंस में एक एलिमेंट सेम होना चाहिए। उस सेम एलिमेंट का एक बार तो एक कंपाउंड में ऑक्सीडेशन होता है और दूसरे कंपाउंड में उसी एलिमेंट का रिडक्शन होता है, और प्रोडक्ट साइड में एक कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट मिलती है। यानी कि दो ऑक्सीडेशन स्टेट सेम एलिमेंट की प्रोडक्ट साइड में एक कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हो जाती है। ऐसी रिएक्शन को कंप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। इनके एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। कंप्रोपोर्शनेशन, तो देखिए कंप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल, SO2 में सल्फर का +4 ऑक्सीडेशन नंबर, H2S में -2, दोनों की रिएक्शन हुई तो सल्फर का कोलाइडल सॉल्यूशन बना जिसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। तो SO2 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर में जाने पर डिक्रीज हुआ तो रिडक्शन हुआ। सल्फर का H2S में -2 था, 0 में गया तो ऑक्सीडेशन हुआ। तो दो ऑक्सीडेशन नंबर मिलकर एक हो गई, इट इज अ कंप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ऐसे सोडियम हाइड्राइड +H2O, हाइड्रोजन -1 में, वाटर में हाइड्रोजन +1 में, मिलकर हो गई 0 H2। दो ऑक्सीडेशन नंबर सेम एलिमेंट की प्रोडक्ट साइड में जाकर एक कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हो गई तो कंप्रोपोर्शनेशन। और यहाँ पर भी क्या है, -1 में हाइड्रोजन और वाटर का हाइड्रोजन +1 में, दोनों प्रोडक्ट में जाके सेम ऑक्सीडेशन नंबर 0 में चेंज हो गई। दो ऑक्सीडेशन नंबर एक ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो गई प्रोडक्ट साइड में, तो यहाँ पर भी क्या हुआ, कंप्रोपोर्शनेशन। जो तीसरा इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन है जो हमारी एनसीईआरटी में बार बार कई जगह है, ज्यादातर रिएक्शन इसी पर है, वो है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। एक ही सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है और उसी सब्सटेंस का साइमल्टेनियसली रिडक्शन होता है। यानी क्या, एक ऑक्सीडेशन स्टेट प्रोडक्ट साइड में दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में टूट जाती है। जैसे कॉपर यहाँ +1 में था, प्रोडक्ट साइड में कॉपर +2 में भी है, 0 में भी है, तो कॉपर की एक ऑक्सीडेशन स्टेट दो ऑक्सीडेशन स्टेट में टूट गई तो Q+ का क्या हुआ, डिस्प्रोपोर्शनेशन। किसमें, Q' में और कॉपर में। यहां से इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू हो जाता है, एप्लीकेशंस ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। पहला एप्लीकेशन ये है कि अगर कोई ऑक्सो एसिड्स मतलब ऑक्सीजन भी है हाइड्रोजन भी है, और हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन से जुड़ा है
वो एसिडिक होता है। तो ऑक्सी एसिड्स हैविंग ऑक्सीडेशन नंबर लेस देन मैक्सिमम वैल्यू। अगर सेंट्रल एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर किसी एसिड में मैक्सिमम वैल्यू से कम है, इट अंडरगोज डिस्प्रोपोर्शनेशन ऑन हीटिंग, तो वो उस कंडीशन में डिस्प्रोपोर्शनेशन कर लेता है। ध्यान रहे, अगर एसिड अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो उस एसिड के लिए सफिक्स इक यूज करते हैं, और अगर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो सफिक्स अस यूज करते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, ये H3PO4 है, इसमें P जो है वो +5 में है, तो इसे फॉस्फोरिक एसिड कहते हैं। अगर इसने एक ऑक्सीजन कम किया तो H3PO4 बनेगा, इसे फॉस्फोरस एसिड कहते हैं। अगर एक और ऑक्सीजन कम किया तो H3PO2 बनेगा और इसे हाइपोफॉस्फोरस एसिड कहते हैं। मतलब कहने का ये है कि जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर कम होगा वैसे वैसे उसके लिए अस या हाइपो अस टर्म यूज करने लगेंगे। किसी भी ऑक्सी एसिड के लिए बस 2 ही सफिक्स यूज हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम है एसिड की तो सफिक्स एक ही यूज करेंगे, कम है तो अस करेंगे, मिनिमम है तो हाइपो अस करेंगे। और ध्यान रखिए, अस एसिड्स अनस्टेबल होते हैं और हीट करने पे डीकंपोज हो जाते हैं। जनरली जब अस एसिड को हीट किया जाता है तो पेरेंट इक एसिड बनता है। क्या बनता है? पेरेंट इक एसिड बनता है और एक लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट प्रोडक्ट बनता है। जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट प्रोडक्ट है वो जनरली मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में बनता है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। हमेशा ऐसा नहीं होता, जनरली लोअर वाला प्रोडक्ट मिनिमम में बनेगा। अरे यार, डिस्प्रोपोर्शनेशन होना है तो अस एसिड किसी एक इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो डिस्प्रोपोर्शनेशन मतलब एक बार ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो बढ़कर मैक्सिमम को जाता है और पेरेंट एक एसिड बनाता है, और एक बार अस का ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा तो किसी दूसरे कंपाउंड को बनाता है जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है, जनरली अपने मिनिमम वैल्यू को अचीव कर लेता है, और उसे हम कहते हैं अस एसिड का डिस्प्रोपोर्शनेशन। ठीक है, तो पेरेंट एक एसिड बन जाएगा। पेरेंट एक एसिड जनरली सभी एलिमेंट अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में बनाते हैं। जैसे H3PO4 P+5 में है तो इसका नाम होगा फॉस्फोरिक एसिड। इसी तरह मैं आपको बता दूं, अब मैं रब कर सकता हूं। जैसे मैं अब आपको यहां पर बता दूं, नोट कर लेना वीडियो पॉज करके। जैसे मेरे पास HNO3 है तो यहाँ नाइट्रोजन +5 में है तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड है, नाइट्रिक एसिड है। मतलब जब सेंट्रल एलिमेंट मैक्सिमम वैल्यू में होगा तो एक सफिक्स यूज होगा। जैसे H2SO4 है तो यहाँ सल्फर अपनी मैक्सिमम +6 में है तो इसे सल्फ्यूरिक कहते हैं, एक लगता है सफिक्स जब सेंट्रल एलिमेंट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। ध्यान रहे, क्लोरीन या कोई भी हैलोजन अपना पेरेंट एक एसिड अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं बनाता, उससे कम में बनाता है। जैसे HClO4 यहाँ +7 है जो कि क्लोरीन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है, लेकिन ये क्लोरिक एसिड नहीं है। क्लोरिक एसिड एक O कम करके मिलता है HClO3। हैलोजन एक कम यानी कि +5 में अपना पेरेंट एक एसिड बनाते हैं। बस एक हैलोजन ही एक्सेप्शन है, वरना बाकी सब अपना जो पेरेंट एक एसिड बनाते हैं, अपना पेरेंट एक एसिड मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में बनाते हैं। लेकिन हैलोजन +7 यानी अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में
पेरेंट एक एसिड नहीं बनाते, उससे कम में बनाते हैं। एक हेलोजन एक्सेप्शन है, हेलोजन +5 में एक बनाता है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर H3PO3 यानी कि फॉस्फोरस एसिड है, क्योंकि ये +3 में है जो कि +5 से कम है। तो जब फॉस्फोरस एसिड को हीट करेंगे तो ये फॉस्फोरिक एसिड बनाएगा, पेरेंटिक एसिड यानी कि फॉस्फोरिक एसिड, और एक प्रोडक्ट अपनी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में बनाएगा यानी कि PH3। ऐसे ही जब हाइपोफॉस्फोरस को हीट करेंगे तो पेरेंटिक एसिड बनेगा और दूसरा प्रोडक्ट मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में बनेगा यानी कि PH3, जिसमें P-3 में है। अगर HClO यानी हाइपोक्लोरस एसिड को हीट करें तो पेरेंटिक एसिड HClO3 बनेगा। अभी थोड़ी देर पहले बताया था हेलोजन +5 में एक एसिड बनाते हैं, तो ये बन गया। और एक मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट प्रोडक्ट HCl बनेगा जिसमें Cl-1 में है। HClO2 यानी कि क्लोरस एसिड को अगर हीट करेंगे तो पेरेंटिक एसिड और एक मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला प्रोडक्ट HCl। अगर HClO3 को हीट करेंगे तो बेटा ये खुद अपने आप में पेरेंटिक एसिड है। वैसे पेरेंटिक एसिड डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं दिखाते क्योंकि वो तो मैक्सिमम में होते हैं, लेकिन हेलोजन का पेरेंटिक एसिड अपनी मैक्सिमम में नहीं है तो ये भी डिस्प्रोपोर्शनेशन दिखाता है। हेलोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +7 तक जाता है तो यहाँ पर क्लोरिक एसिड बन जाता है और एक बार Cl चला जाता है अपनी मिनिमम में। नाइट्रस एसिड, पेरेंट नाइट्रिक एसिड, और अब नाइट्रोजन का जो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला प्रोडक्ट है वो नहीं मिला। जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला प्रोडक्ट है वो +2 में मिला है। अगर मिनिमम में मिलता तो किस में मिलता? -3 में, NH3 मिलना चाहिए था, लेकिन मिलता क्या है? NO। इसकी ट्रिक बताऊंगा मैं। ऑक्जेलिक एसिड है, यहाँ +3 में है तो इसका पेरेंट कार्बोनिक एसिड मिलता है, और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला प्रोडक्ट +2 में मिलता है CO। सल्फ्यूरस एसिड है, इसका पेरेंट सल्फ्यूरिक एसिड मिलता है और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में सल्फर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलता है। एक बार इस पूरी टेबल को आराम से देख लीजिए, नोट कर लीजिए, पढ़ लीजिए। डिस्प्रोपोर्शनेशन हो रहा है पेरेंट एक एसिड में और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में। यहां तक तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? मिनिमम है, और नीचे वाले एग्जांपल में मिनिमम नहीं है, कोई इंटरमीडिएट वैल्यू है। मैं ट्रिक दूंगा, याद हो जाएगा, जल्दी से इसे नोट करो। बेटा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट प्रोडक्ट तो पेरेंट एक एसिड है, उसे याद रखने में कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत आ रही है मिनिमम यानी कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट प्रोडक्ट को याद रखने में, तो उसके लिए ट्रिक लिख दी है लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट प्रोडक्ट के लिए। 3 पुलिस ने किया एक कॉल, 2 खलनायक करे जोर से शोर। 3 पुलिस ने किया एक कॉल, 2 खलनायक करे जोर से शोर। 3 पुलिस मतलब फॉस्फोरस मिलेगा 3 अपनी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में। एक कॉल मतलब क्लोरीन 1 यानी कि -1 में मिलेगा। 2 यानी कि 2 एलिमेंट ऐसे हैं। खलनायक इसलिए लिखा है क्योंकि पुलिस का रिलेशन किससे होता है? विलन से। तो 2 खलनायक, ना मतलब नाइट्रोजन, और ये जो के आया हुआ है मतलब कार्बन, तो नाइट्रोजन और कार्बन 2 में मिलेंगे +2 में। ये देखो नाइट्रोजन NO में +2 में है, कार्बन CO में +2 में है, तो 2 इस +2 के लिए आया है। खलनायक में जो न और के आ रहे हैं वो नाइट्रोजन और कार्बन के लिए हैं। जोर से शोर, सल्फर 0 में है, जोर मतलब 0,
श्योर मतलब सल्फर। आई होप इस ट्रिक से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट प्रोडक्ट भी याद हो जाएगा। तो दूसरा एप्लीकेशन देखते हैं बच्चों। दूसरा एप्लीकेशन है हीटिंग ऑफ अमोनियम सॉल्ट्स व्हेन एनायन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो मेरे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एनायन कौन से हैं? डाइक्रोमेट जिसमें Cr मैक्सिमम +6 में है, परमैंगनेट जिसमें मैंगनीज मैक्सिमम +7 में है, परक्लोरेट जिसमें क्लोरीन मैक्सिमम +7 में है। तो जैसे अगर अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करेंगे, ये हीटिंग इफेक्ट बहुत सारे पेपर में अमोनियम डाइक्रोमेट का बहुत बार पूछा गया है। तो इसे कैसे करेंगे? अमोनियम में नाइट्रोजन -3 में है, डाइक्रोमेट में क्रोमियम +6 में है, तो यहाँ पर रेडॉक्स हो जाएगा इंट्रामोलिकुलर। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाइक्रोमेट N-3 का ऑक्सीडेशन N2 में कर देगा और खुद रिड्यूस हो जाएगा Cr2O3 में। Cr2O3 एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। ध्यान रहे क्रोमियम का +3 वाला ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, +2 वाला CrO न्यू बेसिक होता है, क्योंकि जब CrO में वाटर मिलाएंगे तो CrOH का होल ट्वाइस बेस बनेगा। IIT 2017 में आया था। CrO बेसिक होता है, एम्फोटेरिक नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर CrO बेसिक है। अच्छा, तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हुई? अमोनियम डाइक्रोमेट ऑन हीटिंग गिव्स N2 + 4H2O + Cr2O3 एम्फोटेरिक। अमोनियम परमैंगनेट को हीट करेंगे, सेम रिएक्शन होगी जैसे डाइक्रोमेट की वैसे ही परमैंगनेट की। एक N2 बनेगा, वाटर बनेगा, और जैसे क्रोमियम की केस में एम्फोटेरिक ऑक्साइड बना था, वैसे ही मैंगनीज का एक मात्र एम्फोटेरिक ऑक्साइड MnO2 बनेगा। ठीक, 2 रिएक्शन याद हो गई। तीसरा, अमोनियम पर क्लोरेट को हीट किया तो नाइट्रोजन तो निकलना है +H2O + ClO2। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि ClO2 अंडर हीटिंग कंडीशन स्टेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि Cr2O3 और MnO2 तो आयनिक थे। ये कैसे थे? आयनिक। तो अंडर हीटिंग कंडीशन ये रिलेटिवली स्टेबल थे, लेकिन ClO2 एक कोवेलेंट कंपाउंड है एंड इट डिकम्पोजेस ऑन हीटिंग, तो ये क्लोरीन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। ठीक है, तो अमोनियम पर क्लोरेट को हीट करेंगे तो ऑन हीटिंग इट गिव्स 3 गैसेस, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन। तो सवाल बन जाएगा कौन सी गैस नहीं देता? 4 ऑप्शन में नाइट्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन होंगे, 3 में और 4 में से 3 में, तो ये तो मिलेंगी, ये तो सही है, देते हैं। और एक चौथी गैस अननोन होगी जो अमोनियम पर क्लोरेट को हीट करने पर नहीं मिलती, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो जैसे स्टूडेंट्स मैंने अमोनियम पर क्लोरेट लिया था, वैसे ही अमोनियम पर आयोडेट भी लिया जा सकता है। बिल्कुल नीचे की तरह 3 गैसेस मिलेगी, एक तो नाइट्रोजन मिलेगी, दूसरा क्लोरीन की जगह कौन मिल जाएगी? आयोडीन, और तीसरा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है? पैरामैग्नेटिक गैस। ध्यान रहे, ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक गैस है। तो डी और सी एग्जाम्पल, अमोनियम पर क्लोरेट और अमोनियम पर आयोडेट वाले सेम है। 3 गैसेस मिलती हैं जिनमें एक पैरामैग्नेटिक ऑक्सीजन भी है। यहाँ ये बात भी ध्यान देने लायक है कि अगर अमोनियम सोल्ट में एनायन नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तब अमोनिया मिलती है और रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होती। वहां पर अमोनियम क्लोराइड से सिंपली क्या मिल जाती है? अमोनिया मिल जाती है। जैसे ये 3 एग्जाम्पल है, NH4Cl से NH3 और HCl, अमोनियम सल्फाइड से H2S और अमोनिया, कार्बोनेट से CO2 H2O और अमोनिया। ये बात भी याद रखने लायक यहाँ पर है।
एनसीईआरटी में एक वेरी इंपॉर्टेंट हीटिंग इफेक्ट दिया गया है और वो हीटिंग इफेक्ट है पोटेशियम डाइक्रोमेट का हीटिंग इफेक्ट डी और एफ ब्लॉक में। तो देखिए पोटेशियम डाइक्रोमेट की ये स्ट्रक्चर होती है। आईआईटी का सवाल है कि इसमें कितने सीआरओ बॉन्ड आइडेंटिकल है। फिर एम्स ने भी पूछा था, यहाँ इतने पार्ट में रेजोनेंस चल रहा है, फिर इतने पार्ट में रेजोनेंस चल रहा है। तो 3 सीआरओ बॉन्ड तो यहाँ इक्वल बॉन्ड लेंथ के हैं और 3 सीआरओ बॉन्ड यहाँ इक्वल बॉन्ड लेंथ के हैं। तो कुल मिलाकर 3 + 3 6 सीआरओ बॉन्ड इक्विवेलेंट है। ये जो मिडिल वाला ब्रिज बॉन्ड है ये डिफरेंट है। तो खैर मुझे तो इसका हीटिंग इफेक्ट बताना था। हीट करने पे क्या होता है, O- का यहाँ लगता है इंटरनल +I, ये टूट जाता है। तो क्या बनता है CrO3 + CrO4 -2। एक बार देख लो इस रिएक्शन को जो मैंने लिख के दी है। ये जो CrO3 है अंडर हीटिंग कंडीशन अनस्टेबल है, ये करता है इंट्रा रेडॉक्स। क्या करता है, इंट्रा रेडॉक्स। Cr किस में है, +6 में, ऑक्सीजन किस में है, -2 में। बनाता है Cr2O3। क्रोमियम चला गया +3 में और ऑक्सीजन चला जाता है 0 में। तो क्रोमियम का +3 में रिडक्शन, ऑक्सीजन का 0 में ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऊपर वाली इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए। तो ओवरऑल रिएक्शन यहाँ क्या देखने को मिलेगी, ओवरऑल रिएक्शन मिलेगी 2K2Cr27 Cr2O7 on heating gives 2K2CrO4 प्लस एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्रोमियम का +3 में ऑक्साइड कैसा बताया था, एम्फोटेरिक। लेकिन +2 में CrO कैसा है, बेसिक। और प्लस ऑक्सीजन एक पैरामैग्नेटिक गैस। ये हीटिंग इक्वेशन आपको याद रखनी है। Cr+3 में कैसा होता है, ग्रीन होता है। Cr+3 में कैसा होता है, ग्रीन होता है। तो जब पोटेशियम डाइक्रोमेट को हीट करते हैं तो ये जो Cr2O3 पाउडर बनता है ये एटमॉस्फेयर में फैल जाता है और पूरा एटमॉस्फेयर ग्रीन हो जाता है। तो आईआईटी ने पूछा था वो ग्रीन कलर किसकी वजह से होता है, तो Cr2O3 की वजह से होता है। और इस रिएक्शन को वोल्केनिक रिएक्शन भी कहते हैं। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नेम्ड एज वोल्केनिक रिएक्शन। इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लो, विद द मैकेनिज्म बताई है। KMnO4 के ऊपर भी सेम हीटिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। अगर KMnO4 को हीट किया जाए तो क्या बनेगा, जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट में बना था उसी से याद रखेंगे। पोटेशियम डाइक्रोमेट में एक क्रोमियम का सॉल्ट बना था, यहाँ मैंगनीज का सॉल्ट बनेगा K2MnO4। ठीक, दूसरा वहां क्रोमियम का एम्फोटेरिक ऑक्साइड बना था, यहाँ मैंगनीज का एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनेगा MnO2। तीसरा वहां पैरामैग्नेटिक ऑक्सीजन रिलीज हुई थी, यहाँ भी पैरामैग्नेटिक ऑक्सीजन रिलीज होगी। और MnO2 कैसा है, MnO2 है एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक की मैं लगे हाथों ट्रिक बता देता हूं। जनाबे आली गाय, जनाबे आली गाय सुना करें वो सब आसमां के प्रभु, आसमां के प्रभु। यहाँ पर जो मैं एलिमेंट लिखूंगा उनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं। जना मतलब Zn, बे मतलब बेरिलियम, आली मतलब एल्यूमिनियम, गाय मतलब
गैलियम सुना मतलब टिन, करे मतलब क्रोमियम, वो से कोई मतलब नहीं, सब मतलब एंटीमनी, आसमा मतलब आर्सेनिक, प्रभु मतलब लेड। इनके जो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड है वो एम्फोटेरिक है, लेकिन Cr का +3 में ही एम्फोटेरिक है। मैंने क्या बताया था कि CrO में अगर H2O डालेंगे तो क्या बनेगा, CrOH का होल ट्वाइस। तो CrO कैसा है, बेसिक है, ठीक है। तो यहाँ पर इनका आपको ध्यान रखना है। इसके बाद मेरे बेटे मैंने क्या लिखा हुआ है कि जो हीटिंग ऑफ सुपर ऑक्साइड है वो भी एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। पहले ये समझो, ऑक्सीजन अगर एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो O2- बनाएगा। O2- को हम कहते हैं सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड एक इलेक्ट्रॉन लेगा, O2 बनाएगा, जिसे पेरोक्साइड कहते हैं। जब किसी सुपर ऑक्साइड को हीट किया जाता है तो एक राइट वाला प्रोडक्ट बनता है, दूसरा लेफ्ट वाला, यानी कि डिस्प्रोपोर्शनेशन होता है। राइट में क्या है, O2-, लेफ्ट में क्या है, O2। तो यहाँ पर क्या हो गया, O2 का 0 में और O2 का -2 में डिस्प्रोपोर्शनेशन हो गया। माना हमारे पेपर में एक इक्वेशन आई कि KO2 का H2O के साथ रिएक्शन कराओ, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड का हाइड्रोलिसिस करना है, स्लाइटली हीट किया है, क्या बनेगा। तो देखिए क्या करेंगे, KO2 वाटर के कांटेक्ट में आएगा। अगर मैं यहाँ K+ लिखता हूं तो O2 पे क्या होगा, -1, और O2- मतलब सुपर ऑक्साइड। तो O2- H+ को एक्सेप्ट करके क्या बनाएगा, HO2, और K+OH बना, OH- के साथ KOH। लेकिन ये जो HO2 है, 8 दूनी 16 और 1 17 इलेक्ट्रॉन, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है। कैसा है, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, और उस वजह से ये क्या होगा, अनस्टेबल होगा। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल सुपर ऑक्साइड यानी क्या होगा, अनस्टेबल होगा। तो इसलिए डिकम्पोज करने पर ये टूट जाएगा। किसमें, एक राइट साइड वाले प्रोडक्ट में, दूसरा लेफ्ट वाले में, यानी कि ऑक्सीजन में और H2O2 में, यानी कि ऑक्सीजन में और पेरोक्साइड में। तो क्या बन जाएगा, H2O2 + O2, ठीक। अब जो पहली इक्वेशन है उसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दो ताकि HO2 से HO2 कैंसिल हो जाए, और ओवरऑल इक्वेशन आपको ये मिलेगी, जिसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सिंथेसिस हो जाएगा और O2 गैस एक पैरामैग्नेटिक गैस मिल जाएगी। तो ये था वीडियो 1 रेडॉक्स रिएक्शन के ऊपर। इसका अभी और भी इंपॉर्टेंट पार्ट बचा हुआ है, जो रेडॉक्स रिएक्शन पार्ट 2 में मैं आपको डिस्कस करूंगा, क्योंकि मेरा मकसद है रेडॉक्स रिएक्शन 11 से लेकर 12 तक जितने भी सिलेबस में है सबको आपको एक्सप्लेन करके देना, अच्छे से समझाना और यहीं के यहीं क्लास में याद करा देना। आई होप ये वीडियो तो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, बल्कि आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी इंटरेस्ट क्रिएट हुआ होगा और आपको ये काफी अच्छी और सीखने वाली वीडियो लगी होगी, बहुत कुछ नया सीखा होगा आपने। तो ऐसे ही एक वीडियो के साथ, इसी के पार्ट 2 के साथ मैं कल फिर हाजिर होऊंगा इंशाअल्लाह। दीजिए इजाजत, बाय बाय।